हेलो फ्रेंड्स, यूरोपीय इतिहास में हम यूनान की प्राचीन सभ्यता को समझ रहे हैं और इस सीरीज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम यूनानी राज्यों की शासन प्रणाली और साम्राज्य का उदय समझेंगे। वीडियो एंड तक देखें। शुरू करते हैं। 8वीं सदी ईसा पूर्व तक यूनान में डार्क एज पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और होमर काल का आरंभ हो चुका था, क्योंकि इसी समय एंशिएंट ग्रीक के ग्रंथ लेखक होमर का जन्म हुआ था। इस वक्त तक यूनानी लोग अपने देवताओं को पूजा अर्चना करने के लिए कोई पुरोहित अथवा पंडित नहीं रखते थे, क्योंकि परिवार का मुखिया ही पूजा प्रार्थना विधि को संपन्न कराता था। यूनानी लोग मानते थे कि उत्तरी यूनान में स्थित ओलंपिक पर्वत देवताओं का निवास है, जहाँ देवताओं और इंसानों का राजा जीउस भी रहते हैं। देवता भी ओलंपिक पर्वत पे अपनी सभा करते और इंसानों के भाग्य का निर्णय करते। साथ ही इंसानों से हुए कोई बड़ी अपराध के कारण उसे सजा भी देते। यूनानियों का मानना था कि देवता भी इंसानों के समान है, जो इंसानों की तरह भोजन पान करते, दुखी और प्रसन्न होते तथा आपस में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र भी रचते। मगर देवताओं और इंसान में सिर्फ इतना फर्क था कि देवता अमर होते थे, जो कभी नहीं मरते, जबकि इंसान अपने उम्र के हिसाब से मर जाता है। इस वक्त तक यूनानी लोग कई रियासतों में बंट चुके थे, जिसमें 4 रियासतें मुख्य थी। पहला रियासत थी स्पार्टा। स्पार्टा में रहने वाले लोग अधिक संख्या में डोरियन जाति के थे। ये लोग अपने वीरता के लिए काफी प्रसिद्ध माने गए। इनके यहाँ बच्चा 7 साल का होते ही उसे उसके परिवार से दूर कर युद्ध अभ्यास के लिए भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता और उसे बेरहमी से पीटा भी जाता, ताकि जब ये जंग में जाए तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को झेल सके। अंत में इन्हें एक जंगली भेड़िए से लड़ने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता था, और वो भेड़िया जंगल का सबसे खूंखार जानवर होता था। उस भेड़िए के शिकार के बाद ही स्पार्टा सेना की सेनाभ्यास पूरा होता था। अगर आपको स्पार्टा सेना की युद्ध अभ्यास और उनकी पराक्रम देखना है तो 2006 में आई मूवी 300 देख सकते हैं, जिसमें 300 स्पार्टस आर्मी और लाखों का फारसी सेना के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया है। लंबे समय तक स्पार्टा में राजतंत्र कायम रही, क्योंकि राजा खुद एक योद्धा था और अपनी सेना का नेतृत्व करता था। तो एक तरह से यहाँ सैन्य तंत्र थी, क्योंकि यहाँ के नागरिक ही सेना थे और सेना ही नागरिक। बाकी इनके खाने पीने के लिए खेती ही प्रमुख थी, जिसे गुलामों से करवाया जाता था। दूसरी रियासत थी एथेंस। यूनान के दक्षिण भाग को एटिका कहा जाता था और यहाँ 12 स्वतंत्र राज्य थे, जिसमें मुख्य रियासत थी एथेंस। एथेंस के पहाड़ियों पर स्थित युद्ध और ज्ञान की देवी एथेना, जो देवताओं का राजा जीउस की पुत्री थी, उसका मंदिर था और इनके ही नाम पर इस राज्य को एथेंस कहा गया। थीसियस नामक एक एथेनियन व्यक्ति, जो ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार समुद्र का देवता पोसाइडन का पुत्र था, उसने अपने टाइम में इन 12 राज्यों को एकीकरण कर एथेंस के अधीन कर दिया था। ये वही थीसियस है दोस्तों, जो जैसन के साथ काले सागर के किनारे कोल्चिस नामक स्थान से सुनहरी ऊन लाने गया था। आधुनिक यूनान में थीसियस के संबंध में आज भी कुछ प्रचलित लोक कथाएं मौजूद है। इन 12 राज्यों के एकीकरण हो जाने के पश्चात ही एथेंस को यूनान के प्रमुख रियासतों में से एक गिना जाने लगा और यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुई। थीसियस के संतानों में अंतिम शासक कोडर्स था, जिसके मरने के बाद 7वीं सदी ईसा पूर्व में एथेंस राज्य की सत्ता देश के अमीर लोगों के हाथों में चली गई, जिन्हें ऑलक्रिज कहा गया। हालांकि इस वक्त तक यूनान के अधिकतर राज्यों में ऑलक्रिज सत्ता ही स्थापित थी, परंतु एथेंस की ऑलक्रिज सत्ता बहुत ही क्रूर थी, क्योंकि छोटे किसान और व्यापारी अपने आवश्यकता के अनुसार धनी लोगों से कर्ज लेते थे, परंतु फसल नष्ट और व्यापार में हुए घाटे की वजह से ये लोग अपना कर्ज चुका नहीं पाते थे, जिस कारण धीरे धीरे इन्होंने अपना जमीन और खुद को जमींदारों के यहाँ बंधित रख दिया। इस प्रकार स्वतंत्र लोग भी दास बना दिए गए। एक तरह से यहाँ तानाशाही का दौर शुरू हो गया था, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि थीसियस के वंशजों में से ही एक, जिसका नाम सलोन था, उसने छोटे वर्गों को अपने साथ मिलाकर ऑलक्रिज सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह ऑलक्रिज सत्ता का अंत हो गया। जनता की सहमति से सलोन एथेंस राज्य की सत्ता पर बैठा। इनके सत्ता पर बैठते ही एथेंस में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन्होंने दास प्रथा को खत्म कर किसानों पर लदे सभी कर्जों को माफ करवा दिया, साथ ही रोजगार व्यवस्था को काफी बढ़ावा दिया। सलोन के बाद पेरिक्लिस सत्ता पर बैठा और इनके शासनकाल के दौरान ही यूनान में एथेंस राज्य की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। तीसरी रियासत थी कोरिंथ। इसका अधिकांश भाग समुद्र के पास होने के कारण यहाँ की व्यापारिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। यह रियासत अपने धन और व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध हुई। यहाँ भी पहले राजतंत्र रही, फिर सत्ता सामंतों के हाथों में चली गई, परंतु कुछ ही वर्षों में यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो गई। मगर एथेंस से हमेशा इनकी शत्रुता बनी रही।
चौथी रियासत थी आर्गोस। आर्गोस में भी अन्य राज्यों की तरह समय समय पर सत्ता बदलती रही, बट फाइनली यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो गई और स्पार्टा से इनकी शत्रुता हमेशा से ही चलती रही। इन 4 रियासतों के अलावा यूनान में और भी कई छोटे मोटे रियासतें थी, जैसे थीब्स, साइरस, रूर्स इत्यादि। इसी समय यानी 6th सेंचुरी BC में जब पूरे यूनान में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, उसी वक्त पश्चिम एशिया आधुनिक बाल्कन देशों में हकमानी साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसका नेतृत्व कर रहा था साइरस। ये पहला फारसी साम्राज्य था जिसने पूर्व में बैक्ट्रिया, काबुल की घाटी और भारत पे आक्रमण किया। इस तरह भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों में पहला नाम फारसियों का जुड़ गया। पश्चिम में फारसियों ने लीडिया तथा यूनानी उपनिवेश एशिया माइनर को जीतकर भारत और यूनान को पड़ोसी बना दिया। साइरस के मृत्यु के बाद कैम्बाइरस इसका उत्तराधिकारी हुआ। कैम्बाइरस की मृत्यु के बाद डेरियस इसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसने 80% एशिया पे अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद वो विशाल सेना लेकर यूनान विजय अभियान पे निकल गया। इस तरह यूनानियों और फारसियों में एक भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।